जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त था जब शाम होते ही पूरा देश एक साथ टीवी के सामने बैठ जाता था। जब एंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ एक चैनल हुआ करता था। और पता है, उस एक चैनल ने सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं किया, बल्कि एक धागे की तरह पूरे देश को कल्चरली एक साथ पिरो दिया। अब ये सवाल आज की दुनिया में सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? भाई, आज जब हर किसी के हाथ में अपनी अपनी स्क्रीन है, अपने अपने शोज हैं, तो ये सोचना भी मुश्किल है कि पूरा का पूरा देश एक साथ एक ही चीज देख रहा हो। लेकिन एक वक्त था जब इसका जवाब था, हाँ, बिल्कुल कर सकता है। जरा इस नंबर को देखिए, 1918 से भी ज्यादा। आज भारत में इतने प्राइवेट सैटेलाइट चैनल हैं। हर चैनल की अपनी एक अलग ही दुनिया है, अपने दर्शक हैं। मतलब हमारा जो मीडिया एक्सपीरियंस है वो हजारों टुकड़ों में बटा हुआ है। लेकिन हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब इन टुकड़ों की जगह एक पूरी साझी तस्वीर हुआ करती थी। तो ये कहानी है दूरदर्शन के उसी सुनहरे दौर की, जब टीवी देखना सिर्फ कोई पर्सनल एक्टिविटी नहीं थी, बल्कि एक कम्युनिटी सेलिब्रेशन जैसा था। पड़ोसियों का साथ में बैठना, शो के किरदारों पे चर्चा करना, इसने एक ऐसी कॉमन मेमोरी और पहचान बनाई जो आज भी करोड़ों लोगों को आपस में जोड़ती है। हमारी ये जो पूरी पड़ताल है, ये उन सोर्सेज पर आधारित है जो हमें उस मीडिया क्रांति की याद दिलाते हैं जिसने एक पूरी पीढ़ी को शेप दिया। ये सिर्फ टेलीविजन का इतिहास नहीं है, ये बदलते हुए भारत की कहानी है। तो ये दूरदर्शन था क्या आखिर? देखिए, ये सिर्फ एक और टीवी चैनल नहीं था। इसकी स्थापना एक बहुत बड़े मकसद के साथ हुई थी, जिसे कहते हैं पब्लिक सर्विस मैंडेट। अगर आसान शब्दों में कहूं तो इसका लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि देश का निर्माण करना था। लोगों को इन्फॉर्म करना, उन्हें एजुकेट करना और सबसे जरूरी, उन्हें एक दूसरे से जोड़ना। और ये इतना बड़ा काम उन्होंने किया कैसे? अपनी प्रोग्रामिंग के जरिए। उन्होंने ऐसे शोज बनाए जो भाषा, धर्म और इलाके की सीमाओं को तोड़कर सीधे लोगों के दिलों में उतर गए। ये वो धागा था जिससे एक मॉडर्न भारतीय पहचान का कपड़ा बुना जा रहा था, और पूरा देश उसे एक साथ बनते हुए देख रहा था। दूरदर्शन के प्रोग्राम्स की रेंज ही उसे इतना खास बनाती थी। सोचिए, एक तरफ रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य थे जिनके टेलीकास्ट के टाइम सड़कें सुनसान हो जाती थीं, तो दूसरी तरफ क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला लाइव ब्रॉडकास्ट था जिसने देश की धड़कनें रोक दी थी। देश की पॉलिटिक्स से लेकर किसानों की समस्याओं तक हर टॉपिक को जगह मिली। ये सचमुच हर किसी का चैनल था। और हाँ, ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। भास्कर घोष जैसे दूरदर्शी लोगों के पीछे एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। उनका मकसद सिर्फ शो बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा प्रोफेशनल नेटवर्क खड़ा करना था जो देश की आवाज बन सके, देश से बात कर सके और देश को आपस में जोड़ सके। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक मोड़ आता है। दूरदर्शन के लिए ये मोड़ 90 के दशक में आया, जब प्राइवेट चैनलों ने भारतीय आसमान में दस्तक दी। एकाधिकार का दौर खत्म हो रहा था और पसंद का, चॉइस का एक बिल्कुल नया दरवाजा खुल रहा था। ये टाइमलाइन दिखाती है कि बदलाव कितनी तेजी से और कितने ड्रामेटिक ढंग से आया। 1959 का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, 80 के दशक का गोल्डन पीरियड, और फिर 90 के बाद चैनलों का एक ऐसा सैलाब आया जिसने इंडियन मीडिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो बुनियादी फर्क क्या था इन दोनों में? देखिए, दूरदर्शन का मिशन था पूरे देश को एक साथ लाना, वहीं प्राइवेट नेटवर्क्स का गोल था अपने अपने खास ऑडियंस ग्रुप को टारगेट करना और टीआरपी की रेस जीतना। एक कॉमन स्क्रीन की जगह अब अनगिनत चॉइसेस ने ले ली थी, लेकिन उस कॉमन एक्सपीरियंस की कीमत पर। अब इस नई दुनिया में जहां रिमोट पर सैकड़ों ऑप्शन थे, दूरदर्शन के लिए अपनी जगह बनाए रखना एक बड़ा चैलेंज बन गया। उसे सिर्फ जबरदस्त कंपटीशन का ही नहीं, बल्कि आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। वो पहले वाली साफ तस्वीर अब थोड़ी धुंधली होने लगी थी। कुछ आलोचकों का मानना था कि दूरदर्शन पर सरकार का कंट्रोल बहुत ज्यादा था, जिसे सत्तावादी पकड़ कहा गया। साथ ही सामाजिक मुद्दों पर बने कुछ प्रोग्राम्स को उनके अनाड़ी चित्रण के लिए भी क्रिटिसाइज किया गया। और यहीं पर जेनरेशन गैप भी साफ साफ दिखने लगा। जो प्रोग्राम्स एक पीढ़ी की जिंदगी का हिस्सा थे, वो नई पीढ़ी को पुराने और स्लो लगने लगे। दूरदर्शन कई लोगों के लिए एक खूबसूरत मीठी याद बनकर रह गया था। तो क्या इसका मतलब ये है कि दूरदर्शन की कहानी खत्म हो गई? क्या वो सिर्फ एक याद बनकर रह गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी विरासत आज भी हमारे बीच कितनी मजबूती से जिंदा है।
दूरदर्शन का असर बहुत गहरा था। इसने न सिर्फ करोड़ों लोगों की सोच को एक दिशा दी, बल्कि अनगिनत कलाकारों को पहला मंच दिया जो आज सुपरस्टार हैं। असल में इसने आज के विशाल मीडिया जगत की नींव रखी। और कौन भूल सकता है कि कैसे दूरदर्शन के न्यूज़ एंकर अपने स्टाइल से फैशन आइकॉन बन गए थे। ये महज एक चैनल नहीं था, ये एक कल्चरल फोर्स था। और ये सब कुछ हमें आज के सबसे बड़े और सबसे ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब हमारे पास नेटफ्लिक्स से लेके यूट्यूब तक एंटरटेनमेंट के अनगिनत रास्ते हैं, तो फिर दूरदर्शन जैसे एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर की आज ज़रूरत ही क्या है? और इसका जवाब शायद यहीं छिपा है। शायद दूरदर्शन का काम अब टीआरपी की रेस में शामिल होना नहीं है, बल्कि अपनी उसी पब्लिक सर्विस की जिम्मेदारी को एक नए अंदाज में निभाना है। हो सकता है आज इसका होना पहले से कम जरूरी नहीं है, बस इसका रूप और इसका मकसद थोड़ा बदल गया है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।